तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूवी स्पेक्ट्रो के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर बेसिकली देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और किसी एरोमेटिक स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। किसी एरोमेटिक स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप एनर्जी लेवल्स की बात करो तो 3 तरह के एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिक कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में होंगे वाइब्रेशनल, और इन इलेक्ट्रॉनिक के बीच में वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल के बीच में होंगे रोटेशनल। ठीक है, ये बताया था मैंने। फिर मैंने ये कहा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताया था आपको। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो एनर्जी होती है रेडिएशंस की, ठीक है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो कितनी होती है, 30 से 150 किलो कैलोरी। 30 से 150 किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा एनर्जी है तो कुछ वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ होगी उसको बांट लेंगे फिर हम रेंज में। उस वेवलेंथ की रेंज होती है 10 से 200, 200 से 380, और 380 से 780। 10 से 200 वाले को फार यूवी कहते हैं, इसको फार कहते हैं, इसको मिडल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम विजिबल रीजन कहते हैं, इसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। इसको मिडल वाले को नियर यूवी भी कहते हैं, नियर यूवी। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था फार यूवी या इसको वैक्यूम यूवी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है मॉलिक्यूल को अगर इस 10 से 200 वाले रीजन में हमें एनालाइज करना है तो। और यहाँ वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल एयर molecules also absorb। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा बताया था कि भाई आप जो रेडिएशन है, इंटरेक्शन किस किस का हो रहा है, रेडिएशन का हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, मैटर के साथ। तो रेडिएशन की यूज करेंगे वेवलेंथ, रेडिएशन की यूज करेंगे वेवलेंथ, और मैटर क्या करेगा, मैटर उन वेवलेंथ उनको एब्जॉर्ब करेगा। यहां से फिर हमारा एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनेगा, यहां से हमारा एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेक्ट्रा होता है इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रा बनता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है। एक छोटी सी बात यहाँ पे कि इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होती है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, इसके बाद ये बताया था कि ये ब्रॉड क्यों बनता है, क्योंकि इस कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के साथ साथ वहां पे छोटी छोटी जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन है वो भी हुई हैं। ये लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर अकम्पेन्ड बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। इन सब के बारे में कल आपको बताया था। आज आगे चलते हैं। आज मैं बात करूंगा, देखना, बियर लैम्बर्ट लॉ की, बियर लैम्बर्ट लॉ की। सबसे पहले ये लॉ 2 लॉज से मिलके बना है। एक लॉ है बियर्स लॉ, ठीक है, और एक लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ। फिर इन दो को मिला के बियर लैम्बर्ट लॉ बन गया। अच्छा, ये लॉ क्या बताता है, देखो आपने कोई भी मैटर है उस पर रेडिएशन डाली, उस पर रेडिएशन फॉल कराई, तो ये लॉ बताता है कि जो मैटर है
जो मैटर है वो रेडिएशंस को कितना एब्जॉर्ब करेगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा। रेडिएशन एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है, रेडिएशन एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो सेल आपने लिया उसकी लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सैंपल लगाओगे ना, सैंपल की कंसंट्रेशन मैटर करेगी। सैंपल जिस लेंथ में भर के आपने उस स्पेक्ट्रोमीटर में लगाया है उसकी लेंथ मैटर करेगी। ठीक है, तो बियर्ड लॉ कहता है, बियर्ड लॉ क्या कहता है, बियर्ड लॉ ये कहता है कि जो भी आपकी एब्जॉर्बेंस है, बियर्ड लॉ क्या कहता है, मान लो कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है, इस पे आपने रेडिएशन फॉल कराई, रेडिएशन फॉल कराई, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाकी की क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मैं आता हूं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है। आप एक सेल लेते हो, ठीक है, उस सेल में क्या करते हो, सैंपल फिल कर देते हो, सैंपल प्लस सोलवेंट, किसी सोलवेंट में मिला के सैंपल डाल देते हो, और इस ट्यूब को फिट कर देते हो, इस ट्यूब को कहां फिट कर देते हो, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें, इंस्ट्रूमेंट में लगाओगे ना सैंपल, तो फिर क्या होता है, इस पे रेडिएशन फॉल करती है, ये सैंपल क्या करता है, कुछ उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और बाकी की रेडिएशन को ट्रांसमिट होने देता है। ये बियर लॉ कहता है, ये बियर लॉ कहता है कि ये सैंपल इस सैंपल की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा ये इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। नोट लिसनिंग, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस बियर लॉ में जो भी ये सैंपल है उतनी ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जितनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी। यानी यहां से क्या बात निकल के आई, यहां से एक बात निकल के आई कि जो भी एब्जॉर्बेंस आएगी, जो भी एब्जॉर्बेंस आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सैंपल की कंसंट्रेशन के, सैंपल की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात कहता है बियर्स लॉ। इतनी बात समझ आई? मैं दोबारा बताता हूं, ये यहां पे क्या होता है, इसमें लैम्बर्ट्स लॉ में जितनी ज्यादा सेल लेंथ होती है उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, अच्छा, इंसिडेंट लाइट को मैं दिखा देता हूं आई नोड से, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको दिखाता हूं आई से। तो एब्जॉर्बेंस दिखाने के लिए आप यूज करोगे log आई नोड अपॉन आई, log आई नोड अपॉन आई, ठीक है, एब्जॉर्बेंस दिखाने के लिए। तो बियर्स लॉ से log आई नोड अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कंसंट्रेशन के, सी के, और लैम्बर्ट्स लॉ से log आई नोड अपॉन आई आया सेल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल के, ठीक है, और इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली आया बियर्ट लैम्बर्ट लॉ, और उस बियर्ट लैम्बर्ट लॉ में मैं क्या कहूंगा, log आई नोड अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। यानी ये जो एब्जॉर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई कंसंट्रेशन के भी और लेंथ के भी, कंसंट्रेशन के भी और लेंथ के भी, ठीक है, कंसंट्रेशन के भी और लेंथ के भी। अच्छा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखना, एब्जॉर्बेंस को मैंने ऐसे दिखाया, log आई नोड अपॉन आई लिखा इसे मैंने, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और लेंथ के, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया
तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है और कांस्टेंट में यहाँ पे लगाऊंगा एप्सिलॉन। कांस्टेंट यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन को कहेंगे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एप्सिलॉन को कहेंगे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये पूरा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ का बैकग्राउंड बनता है कि पहले बियर्ड्स लॉ में हमने कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा, ठीक है। उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ में हमने सेल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा, फिर दोनों टर्म्स को कलेक्टिवली कह दिया कि कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटा के एप्सिलॉन लगा दिया, जिसे कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन कहां से आएगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी अगर देखूंगा तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को A/CL कहोगे आप। ठीक है, इस C और इस L को कहां ले गए, इस A के नीचे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कहां से आएगी, अगर आपने कंसंट्रेशन 1 ग्राम ले ली और लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली, तो ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी किसके बराबर होगी, एब्जॉर्बेंस के। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे C की वैल्यू भी 1 रख दो, L की वैल्यू भी 1 रख दो, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वो एब्जॉर्बेंस है जब कंसंट्रेशन 1 ग्राम है और सेल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कुछ नहीं है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एब्जॉर्बेंस है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एब्जॉर्बेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी is the absorbance when cell length concentration is 1 gram and cell length is 1 centimeter. Cell length is 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात में किसी को डाउट हो तो मुझे बताए। क्या बताए, मैंने आप लोगों को बियर्ड लैम्बर्ट लॉ बताया कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग आई नोड अपॉन आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, अच्छा इसकी एक दो लिमिटेशन आती है। वो लिमिटेशन क्या आती है कि देखो आपने क्या लिया था, आपने ये सेल लिया, इसमें सैंपल लिया प्लस सैंपल किसी सॉल्वेंट में लिया, इसमें रेडिएशन फॉल कराई, इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, और यहां से लाइट क्या हुई, ट्रांसमिट हो गई, यहां से लाइट ट्रांसमिट हो गई। सबसे पहली बात तो अगर इस सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल में कोई एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन इन द टर्म्स कोई कॉम्प्लेक्स बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो गई, तो ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। ये इसकी पहली लिमिटेशन आती है कि अगर लिमिटेशंस की बात करूं कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कहां पे वैलिड नहीं होगा, अगर इसकी बात करूं तो अगर सोल्यूट और सोलवेंट कोई एसोसिएशन कर लेते हैं, फॉर्म्स एसोसिएशन करके कोई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या फिर किसी और फिनोमेना के थ्रू, कोऑर्डिनेशन वगैरह के थ्रू, तो ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। दूसरा क्या आता है, दूसरा ये आता है कि देखो यहाँ पे होना क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की, रेडिएशन प्रोवाइड की, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, यही होता है यूवी में। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है ना, देखो जहां से इलेक्ट्रॉन गया है उसको मैं कहूंगा ग्राउंड स्टेट, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है उसको मैं कहूंगा एक्साइटेड स्टेट। ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से लेके जाते हो वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो इन दोनों स्टेट के बीच कोई इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए।
नो इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाथों हाथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, और हम यूवी स्पेक्ट वहां पे स्टेट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगी, सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी, तो हम वहां पे यूवी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी लिमिटेशन बनती है, नो इक्विलिब्रियम बिटवीन बिटवीन किस किस के बीच? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तीसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। तीसरी लिमिटेशन ये है कि मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं, यहीं से ही देखना। तीसरी लिमिटेशन, और तीसरी लिमिटेशन ये है कि आपने मॉलिक्यूल पे जब रेडिएशन डाली तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। अब यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की जगह अगर कुछ और प्रोसेस हो गई, जैसे फ्लोरिसेंस की प्रोसेस होगी, तो भी यूवी स्पेक्ट्रा आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर फ्लोरिसेंस की प्रोसेस हो गई तो भी आपको यूवी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन आती है। फ्लोरोसेंट कंपाउंड के केसेस में ये बियर्ट लैम्बर्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। द कंपाउंड्स, आपको बुक्स में लैंग्वेज ये लिखी मिलेगी, द कंपाउंड्स विच आर चार्ज्ड बाय इरेडिएशन। जो कंपाउंड्स रेडिएशन डालने पे, इरेडिएट करने पे चार्ज हो जाएं, उन केसेस में बियर्ट लैम्बर्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। और ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे? वो फ्लोरिसेंट कंपाउंड होंगे। फ्लोरिसेंस क्या होता है? ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी, बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की। इन जब भी आपसे बियर्ट लैम्बर्ट लॉ एग्जाम में पूछा जाए तो पहले आप बियर्ट बताओ, बियर्ट्स लॉ बताओ, फिर लैम्बर्ट्स लॉ बताओ, और उसके बाद दोनों को कलेक्टिवली करके ये लिमिटेशन लिखो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अच्छा, एक चीज देखना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस किस तरीके की हो सकती है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, कोई भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें 6 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, 6 तरह के, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पी, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 6 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O का। ठीक है, देखना इस मॉलिक्यूल में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, और अब मुझे बताना, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग होता है तो एंटी बॉन्डिंग भी होता है। पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग होता है तो एंटी बॉन्डिंग भी होता है। अब देख लो, अब आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में ये 5 तरह के एनर्जी लेवल मैंने आइडेंटिफाई किए टोटल, इन 6 में से ये 6 मैक्सिमम है। इनमें से कोई 2 3 4 5 तरह के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। हमें यही समझना है। जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो हम पी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, पी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 5 तरह के लेवल्स मान के चलेंगे। कौन कौन से? सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ये 5 तरह के एनर्जी लेवल्स मान के चलेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, कि आप सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा लेवल में इलेक्ट्रॉन दिखाते हो?
बिल्कुल दिखाते हो, पाई में दिखाते हो, नॉन बॉन्डिंग में दिखाते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन आपने डाला तो उसको पाई स्टार और सिग्मा स्टार में भी दिखाते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये बताने का मतलब क्या है कि ये जो पांचों लेवल है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। और जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्हीं लेवल्स के बीच में होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्हीं के बीच में होगा। तो हमें ट्रांजिशन की बात इस सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच में ही करनी है। अच्छा, एनर्जी की बात करूं तो ऐसे एनर्जी बढ़ती है, सबसे कम एनर्जी सिग्मा की, फिर पाई की, फिर नॉन बॉन्डिंग की, फिर पाई स्टार की और फिर सिग्मा स्टार की। अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन की बात करूं तो सबसे पहले टाइप की ट्रांजिशन जो आती है, देखना इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली बनाता हूं, इसको इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा ताकि डायग्राम बड़ा बने। ये सिग्मा स्टार, यहाँ पे पाई स्टार, ये नॉन बॉन्डिंग, पाई और सिग्मा, और ये है इनके बीच का एनर्जी लेवल। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना, या तो मॉलिक्यूल में आप सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बताते हो, या पाई में दिखाते हो, या नॉन बॉन्डिंग में। ये नीचे के तीन जो लेवल्स होते हैं ना, ये फील्ड माने जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब होगा वो फील्ड लेवल से एम्प्टी लेवल में ही होगा। एम्प्टी कौन कौन से हैं? सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो फील्ड लेवल से एम्प्टी में ही ट्रांजिशन होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन कौन कौन से हो सकते हैं। सिग्मा एक फील्ड ऑर्बिटल है और यहाँ से ट्रांजिशन हो सकता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो ये पहले तरह का ट्रांजिशन बनेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पहला टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरे तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई एक फील्ड लेवल है, यहां से कहां हो सकता है? पाई स्टार में। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार दिखाया, दूसरा पाई टू पाई स्टार। ठीक है, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तीसरा ट्रांजिशन देखना, ये नॉन बॉन्डिंग लेवल जो होता है ना, फील्ड होता है, तो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, तीसरा तरह का नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। और चौथे टाइप का नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। एक पांचवें तरह का ट्रांजिशन और होता है, पांचवें की पॉसिबिलिटी बची पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार। इस पांचवें तरह की ट्रांजिशन और बची, पॉसिबिलिटी और बची पाई टू सिग्मा स्टार। एक जनरल अगर मैं बात करूंगा तो कुछ बुक्स में आपको ये पाई टू सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन नहीं दिखाई जाती, मैंने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन कुछ बुक्स में ये पाई टू सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती, इतना ज्यादा इसको स्टडी भी नहीं किया जाता, लेकिन होती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैंने एक केसेस बता दिए। अब मैं ये लिखता हूँ कि ये ट्रांजिशन हो कहाँ कहाँ सकती है। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो कहाँ कहाँ सकती है, आपको दिख रहा है सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जाना है, या पाई से इलेक्ट्रॉन जाना है, या नॉन बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन जाना है, तो मुझे एक बात बताना, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन तो तभी जाएगा जब मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई से इलेक्ट्रॉन तो तभी जाएगा जब पाई बॉन्ड होगा। नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएगा जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होगा तो क्या लोन पेयर वाली ट्रांजिशन दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखना, मैं लिखता हूँ CH3 मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड O। इन तीन केसेस का एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर होगा।
देखना एक बात बताना, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी है। और अब यहाँ पे ट्रांजिशन किस तरह की होगी, ट्रांजिशन किस तरह की होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं। तो ट्रांजिशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ट्रांजिशन आप मॉलिक्यूल को देख के आइडेंटिफाई करोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस मॉलिक्यूल में ये ट्रांजिशन होगी। सिर्फ एक बार देखो मॉलिक्यूल में और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से ऑर्बिटल। जैसे मैं इस पे आता हूँ, एल्कीन के केस पे, आपको पता है इसमें सिग्मा है, सिग्मा स्टार है, आपको पता है इसमें पाई है, इसमें पाई स्टार है। तो अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। फिर मैं ये कहूंगा कि पाई से पाई स्टार वाले को ज्यादा मान के चलना, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले को कम मान के चलना। ऐसा क्यों कहूंगा मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक चीज समझना, क्या आपको इतनी बात समझ आती है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्यों है, यहाँ पाई टू पाई स्टार, यहाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्यों है। यस सर। ठीक है, मैं आगे देखना, इसमें चलता हूँ मैं, इसमें मुझे बताना सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार भी है, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो अब मैं ट्रांजिशन लूं, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार हो सकती है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार हो सकती है। बात समझ आई। तो ये आप आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि किस मॉलिक्यूल में कितने तरह की ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एनर्जी यहाँ पे गैप है, एनर्जी गैप है, ये जो यहाँ पे एनर्जी गैप है, ये नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार के बीच का सबसे कम है, यानी नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार के बीच ट्रांजिशन कराने के लिए मुझे सबसे कम एनर्जी चाहिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के बीच ट्रांजिशन कराने के लिए मुझे सबसे कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, किसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके लिए कम, और वहीं से डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल में कौन सी ट्रांजिशन हमें कंसीडर करनी है, वहीं से ही कंसीडर करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले ये सिखाया कि पहले आप टोटल ट्रांजिशन देखो, ठीक है, उसके बाद ये देखो कि मॉलिक्यूल में कम एनर्जी की ट्रांजिशन कौन सी है, और फिर उसे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन को कंसीडर करो। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाले की सबसे कम एनर्जी चाहिए, उसके बाद मैं कहूंगा, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार वाले को चाहिए, उसके बाद मैं कहूंगा पाई टू पाई स्टार वाले को चाहिए। और आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ज्यादा गैप ये सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच का है, सबसे ज्यादा गैप ये है, और सबसे ज्यादा गैप ये है तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इस ट्रांजिशन को। ये एनर्जी का ऑर्डर आता है कि किस ट्रांजिशन को कितनी एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना उस ट्रांजिशन को कंसीडर उतना कम किया जाएगा, कंसीडर कम किया जाएगा जितनी ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों, ज्यादा एनर्जी की मैंने आपको यूवी की रेंज बताई थी, रेंज बताई थी, क्या कहां से कहां, 10 से 200, 200 से 380, 380 से 780, इधर जाने पे क्या है, वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, यानी इधर एनर्जी बढ़ रही है। जब आप हायर एनर्जी की ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हो तो आप इस 10 से 200 वाले रीजन की तरफ जा रहे हो। जब आप हायर एनर्जी वाली ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हो, सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये सारी की सारी इस रीजन में आती हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार। और मैंने कल आपको बताया था कि इसको वैक्यूम यूवी कहते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिशन हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, यूजफुल नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम।
इसलिए मैंने कहा कि जितनी ज्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन होगी आपको कंसिडर उतना कम करना है। कंसिडर कम करना किसको? ज्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशन को, ज्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशंस को। और यहीं पे ही मैं अगर आपको बताऊं तो आपको मेजरली इन 3 ट्रांजिशन को कंसिडर करना है, मेजरली इन 3 ट्रांजिशन को कंसिडर करना है। और सबसे ज्यादा मेजरली अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मेजरली एक इसको करना है पाई टू पाई स्टार, एक एन टू पाई स्टार, सबसे ज्यादा। आई होप ये बात आप लोगों के समझ आ रही होगी कि क्यों हम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाले ट्रांजिशंस को कम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो फिर वैक्यूम यूवी की तरफ चले जाते हैं। और वैक्यूम यूवी वाले क्योंकि हमारे लिए यूजफुल कम होते हैं, इसलिए हम उस काम को करते ही नहीं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं। ठीक है, अब मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आता हूं कि किस टाइप के मॉलिक्यूल में किस तरह की ट्रांजिशन होती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन होती है ना, ये नॉर्मली सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे एल्केन्स की बात करो, एल्केन्स कोई भी ले लो, C2H6, C3H8, C4H10, मैंने मान लो ये ले लिया, CH3, CH2, CH2, CH3, C4H10 ले लिया। आपको दिख रहा होगा इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें सिर्फ ट्रांजिशन होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार। अगले पे आता हूं, पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार कहाँ होगी? जहां अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है कहाँ होते हैं? एल्कीन्स में होते हैं, एल्काइंस में होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है भाई, उसमें भी पाई बॉन्ड है, उसमें भी पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो वहां पे भी तो हो सकती है। एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी होता है। डबल बॉन्ड कहाँ होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच भी होता है। और जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को अजो कंपाउंड कहते हैं। तो अजो कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया, इन सारों में डबल बॉन्ड है और इसमें पाई टू, इन सभी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगी। अगला एग्जांपल देखना, जैसे एग्जांपल हो गया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड है। और नॉन बॉन्डिंग से जा रहा है, मतलब वहां पे लोन पेयर है। तो ये इस तरह की ट्रांजिशन सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार वाली उन मॉलिक्यूल्स में होगी जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जिनमें एक हेट्रोएटम लगा है। हेट्रोएटम लिखूंगा, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल विथ हेट्रोएटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सेकंड होल्ड करना आप सभी। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लेता हूं CH3OH। अब देखो इसमें आपको पता है अल्कोहल है ये, इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा स्टार भी होगा। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो अब टाइप ऑफ ट्रांजिशन कौन कौन सी है यहाँ पे? सिग्मा टू सिग्मा स्टार और सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। अब मैंने क्या कहा था, जिस ऐसी ट्रांजिशन को कंसिडर करना जिसमें एनर्जी कम लगे। इन दोनों में से कौन से में एनर्जी कम लग रही है? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में। ये देख लो, ये लिखा हुआ, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में एनर्जी कम लगती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में ज्यादा लगती है। तो कौन सी कंसिडर करोगे? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार कंसिडर कर लिया। तो एक एग्जांपल तो यही हो गया, किस नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार किस में है? अल्कोहल्स में।
किस में हो जाएगी, अमीन्स में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लास्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन पे आता हूँ और उसके साथ ही इस क्लास को एंड करूंगा। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, समझ सकते हो, जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहां पाई स्टार होगा, तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, और नॉन बॉन्डिंग है तो लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, CH3CH डबल बॉन्ड हो, अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है तो पाई स्टार भी होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है तो किस तरह की ट्रांजिशन कंसीडर करोगे, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार कंसीडर करो। ठीक है, ये चार टाइप की ट्रांजिशन है, और ये अलग अलग एग्जांपल है उन मॉलिक्यूल्स के जहां पे ये ट्रांजिशन पाई जा सकती है।